हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। 13 मार्च 1940 13 मार्च 1940 लंदन के एक कैक्सटन हॉल में एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति आया, अचानक से कहीं से एक व्यक्ति आया जिसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वो अचानक से स्टेज पे पहुँचा और उसने एक पिस्तौल निकाली और उसके द्वारा वहाँ पर उस प्रोग्राम में एक माइकल ओ डायर नाम का व्यक्ति था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी। माइकल ओ डायर ये नाम उस व्यक्ति का है जो पंजाब में, भारत के पंजाब में कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। और ये दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने भरी हुई सभा में साहस का परिचय देते हुए निडरता के साथ आकर के अपना रिवॉल्वर निकाल के इस व्यक्ति की हत्या कर दी। ऐसी क्या प्रतिशोध की ज्वाला उस व्यक्ति के दिल में थी। उसको भागने का पूरा मौका था, वो व्यक्ति वहाँ से भागा नहीं। हत्या करने के बाद में उस व्यक्ति की आंखों में संतुष्ट की भावना थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों का कोई मिशन उसने पूरा कर दिया है। वो व्यक्ति भागा नहीं। कौन था ये व्यक्ति, हम जानेंगे उसके विषय में। इससे पहले हम इसके पीछे पूरी एक घटनाक्रम, पूरी एक कहानी को देखेंगे जिस वजह से 13 मार्च 1940 लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर को उस व्यक्ति ने गोली मारी। इसके पीछे की कहानी काफ़ी पुरानी, जो आज इस क्लास का टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, स्थान अमृतसर, पंजाब। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक कानून पारित किया। कानून का काम ये था कि शंका के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक की सज़ा उन्हें दी जाएगी। इसमें व्यक्ति के पास किसी भी अदालत में अपील करने का या अपने लिए वकील करने का अधिकार भी नहीं था। अर्थात पूरी तरीके से भारत में जो भी व्यक्ति ब्रिटिश सत्ता के विरोध में कुछ भी करने की कोशिश करता, स्पष्ट था कि इस कानून का वार उसी व्यक्ति के ऊपर होने वाला था। भारत के लोगों ने बखूबी इस कानून का उद्देश्य समझ लिया और इसके विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, उसके विरोध में एक आंदोलन छेड़ दिया गया जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। रॉलेट सत्याग्रह, वैसे तो पूरे भारत में इसका प्रभाव हुआ, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, बम्बई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में इसके प्रभाव दिखाई पड़े। हर एक क्षेत्र में इसके प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रभाव बहुत तेज़ था। आज जिस घटना को हम पढ़ने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी में एक घटी हुई हृदय विदारक घटना है जिसकी छाप हमारे दिलों में आज भी है। इस घटना को 100 वर्ष से भी अधिक हो चुका है। 1919 की घटना है, 101 वर्ष हो रहे हैं 2020 में, लेकिन आज भी जब इस घटना के विषय में हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा रक्त खौल उठता है। और खौलना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस आज़ाद धरती पर हम सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद धरती पर बैठ करके हम उस गुलामी के दौर का विश्लेषण करते हैं, पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं उस गुलामी को, लेखों में पढ़ सकते हैं, अखबारों में पढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस आज़ाद धरती पर सांस लेता हुआ कोई भी व्यक्ति उस गुलामी को महसूस नहीं कर सकता कि किस प्रकार से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति जलियांवाला बाग में गोलियों का सामना कर रहा था और उसके पास भागने तक के लिए कोई मौका नहीं था। उसको चेतावनी भी नहीं दी गई थी कि आप यहाँ से हटें, आपके ऊपर गोलियाँ बरसा दी जाएंगी। वो है गुलामी। उस गुलामी को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जलियांवाले बाग के विषय में पूरी तरीके से पढ़ेंगे और वहाँ पर शहीद हुए हमारे देश के उस हर एक व्यक्ति को
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उन्होंने हमारे देश की इस धरती को अपने लहू से सिंचित किया, जिससे आज़ादी के बीज अंकुरित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में वो खाई, वो दरार पैदा हुई जिसको कभी अंग्रेज पाट नहीं सके। और इसी डेट के बाद में संघर्ष अनवरत चलता रहा और 15 अगस्त 1947 को ही ये संघर्ष समाप्त हुआ, जब भारत से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए। सन 1857 में भारतीयों की आंखों में जो जुनून, जो विद्रोह दिखाई पड़ा था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हर एक वर्ष सैकड़ों शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके यह साबित किया है कि हम सर कटा सकते हैं, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी हमें बर्दाश्त नहीं है। इसी कांड के बाद में आंदोलन की तीव्रता भारत में इतनी तेज हो गई, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलते रहे और सैकड़ों जो है हमारे रणबांकुरे, हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने फांसी के फंदों पर झूल करके हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है किस प्रकार से हम अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे सकते हैं। जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग एक बाग था। किसी ज़माने में पंडित जल्ला नाम कर एक व्यक्ति थे, पंडित जल्ला, उन्हीं ने इस बाग की स्थापना की थी। वहाँ पर अब बाग तो नहीं रह गया था, एक खाली उबड़ खाबड़ मैदान था, जिसको अब भी जो है उन्हीं के नाम पर जलियांवाला बाग कहा जाता था। चारों तरफ से मकान बन गए थे। इस बाग तक पहुँचने का एक या दो ही मार्ग थे, जिसमें से चालू हालत में एक मार्ग था जो 4 या 5 फुट सकरा एक पतली गली में खुलता हुआ मार्ग था। उसी मार्ग में ये घटना घटित हुई। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस जलियांवाले बाग की घटना जो है आई और क्या क्या यहाँ पर हुआ, कौन इसके लिए दोषी थे, क्या जांचें हुई, क्या परिणाम निकले। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हम निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि रॉलेट एक्ट, एक कानून आया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। आप इसे बखूबी पढ़ चुके हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में लोगों को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, उनको एक गुप्त अदालत में पेश किया जाता था। 3 या 4 जज बैठ करके वो फैसला कर देते थे। 2 साल तक की सज़ा उनको दे दी जाती थी। व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था और ना ही अपने लिए वो अपना पक्ष रखने के लिए वकील करने का भी अधिकार नहीं था। और यही इस कानून में सबसे गलत बात थी कि व्यक्ति को अपनी सफाई देने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसा कानून आया, लोगों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। विरोध में रॉलेट सत्याग्रह, पिछली क्लास में इसको हमने चर्चा किया था, वही क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सत्याग्रह चल रहा था और इसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही ये हत्याकांड होता है। तो किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं हुई देखते हैं। जो रॉलेट सत्याग्रह है ये पंजाब में बहुत तीव्र था। सत्याग्रह पंजाब में, पहला पॉइंट हम ये दर्ज करेंगे, आंदोलन पंजाब में तीव्र था, तीव्रतम था। 1907 के समय से ही पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने टारगेट पे ले रखा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जब आंदोलन होता था तो बहुत तीव्र होने लगता था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की विशेष नज़र थी कि कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। यह एक संवेदनशील क्षेत्र था और पंजाब में रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हो रहा था और वहाँ पर 2 नेता उभर कर सामने आए थे जो इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनके नाम पूछे जाते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 व्यक्ति जो है वो पंजाब में नेतृत्व कर रहे थे और बहुत जल्दी ये बहुत लोकप्रिय नेता हो गए, गांधी जी के करीब पहुंच गए और गांधी जी के साथ मिल करके ही ये आंदोलन संचालित कर रहे थे। जैसे जैसे आंदोलन की हवा तेज होती गई,
महात्मा गांधी के ऊपर प्रतिबंध लगना शुरू हो गए। 4 अप्रैल 1919, ये घटना 13 अप्रैल की है, बैसाखी के दिन की। इसके 1-1.5 हफ्ते पीछे से कहानी को हम जरा समझें, क्या माहौल बना, किस प्रकार से ये घटना हो गई। इसको समझने के लिए हम लगभग 1-1.5 हफ्ता पीछे आते हैं। 4 अप्रैल देखते हैं क्या हुआ। 4 अप्रैल 1919, इस दिन क्या हुआ कि गांधी जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गांधी जी पंजाब में प्रतिबंधित हो गए। पंजाब में प्रतिबंधित, सरकार ने कहा कि आप पंजाब का दौरा नहीं कर सकते हैं, पंजाब में जाकर के कोई भी जनसभा नहीं कर सकते हैं, कोई रैली, कोई प्रतिशोध, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ही कार्रवाई शुरू की। 6 अप्रैल साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात में। साबरमती आश्रम में एक सभा की स्थापना की गई जिसको कहा गया सत्याग्रह सभा। और यहीं से जो है रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रॉलेट सत्याग्रह के संचालन के लिए जो है ये सत्याग्रह सभा बनाई गई थी और कहा गया था कि लोगों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना इस सभा का काम होगा। 6 अप्रैल को यह किया गया और 6 अप्रैल को ही जो है अपील की गई कि हम हड़ताल करेंगे। यहीं पर हड़ताल की अपील की गई जो 7 अप्रैल से संचालित होने वाली थी। कहा गया कि 7 अप्रैल से हम हड़ताल करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, प्रतिष्ठान बंद करेंगे और यह गैर कानूनी नहीं है, अपनी दुकान को बंद कर सकते हैं, ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। 7 अप्रैल से हड़ताल करने की अपील की गई, लेकिन हड़ताल पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में झड़पें प्रारंभ हो गई थी क्योंकि लोग अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को बंद कर रहे थे हड़ताल के समर्थन में और पुलिस ज़बरदस्ती उन दुकानों को खुलवा रही थी। कई जगहों पर जो है पंजाब में झड़पें शुरू हो गई थी। इसी वजह से गांधी जी का जो है 4 अप्रैल से ही पंजाब में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 अप्रैल को हड़ताल की अपील की गई और 7 अप्रैल को एक अखबार शुरू किया गया, सत्याग्रही। 7 अप्रैल 1919 सत्याग्रही साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक अखबार निकाला गया जिसके माध्यम से इस आंदोलन को नेतृत्व देना था। आंदोलन तीव्र हो उठा। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया पालवल से। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल, आपको किसी किसी पुस्तक में ये 8 अप्रैल भी मिलेगा कि गांधी जी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सही डेट 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल 1919 पालवल स्थान है, गांधी जी गिरफ्तार। और अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। जलियांवाला बाग पे जब क्वेश्चन आएगा, चाहे रिटर्न में और चाहे पीटी में, ये महत्वपूर्ण लोग हैं क्योंकि यही नेतृत्व करता है और इन्हीं को गिरफ्तारी से छुड़वाने के लिए एक जनसभा की जाएगी जहां पर यह हत्याकांड होगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए रॉलेट एक्ट के तहत। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया गया। धर्मशाला नामक स्थान, पंजाब से निकाल करके इनको धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया गया। वहाँ पर इनको बंद किया गया, जा करके नज़रबंद किया गया, भेज दिया गया।
धर्मशाला एक वर्तमान में धर्मशाला एक पर्यटन स्थल है, एक हिल स्टेशन है। इसके विषय में ज्योग्राफी की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये धर्मशाला नामक स्थान किस प्रदेश में है वर्तमान में। धर्मशाला, संकेत के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये मिडिल हिमालय पर स्थित एक हिल स्टेशन है। किस प्रदेश के अंतर्गत आता है आप हमें बताएं। इस प्रकार से घटनाएं लगातार चल रही थीं। 4 अप्रैल को गांधी जी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। 6 अप्रैल को सत्याग्रह सभा की स्थापना करके सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। हड़ताल की अपील की गई, हड़तालें प्रारंभ हो गई। 7 अप्रैल से सत्याग्रही अखबार निकाला गया। 7 अप्रैल से ही हड़ताल प्रभाव में आ गई। 9 अप्रैल को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एक ही एक दिन के अंतर पे कितनी जल्दी ये आंदोलन अपना उग्र रूप ले लेगा, आप इसको देखिए। यह तीव्रता पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये सिर्फ रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारक काम कर रहे हैं। इतना क्रोध, इतना उबाल सिर्फ कानून के लिए नहीं था, बहुत से फैक्टर लोगों के दिमागों में काम कर रहे थे। उसी वजह से ये आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया। गांधी जी ने इसमें कई संगठनों का प्रयोग किया, सब पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तेज़ी से ये आंदोलन बढ़ गया था। 10 अप्रैल को और 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। जब इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, भीड़ उग्र हो गई, क्रोधित हो गई। जहाँ जहाँ पे हड़ताल की जा रही थी वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई बर्बर थी, इस वजह से भी क्रोध बढ़ रहा था। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस वजह से भी क्रोध बढ़ रहा था और पुलिस और जनता के बीच में झड़पें प्रारंभ हो गई। अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए कमिश्नर के आवास की तरफ भीड़ बढ़ रही थी और एक पुल बीच में पड़ता था, हालगेट पुल, वहाँ पे गोलीबारी हुई और कई भारतीय मारे गए। अपने इन नेताओं को छुड़ाने के लिए, इनको रिहा करवाने के लिए ही अपील करना चाह रहे थे लोग। उनका कोई हिंसक इरादा नहीं था, आंदोलन हिंसक नहीं था, क्योंकि यह सत्याग्रह था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। कहीं कहीं पे कुछ हिंसक झड़प हो जाना वो अलग बात है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार की है, तभी हिंसा होती है। तो यहाँ पर भीड़ जा रही थी कमिश्नर के पास में, कमिश्नर आवास। आप देखिए किस प्रकार से परिदृश्य चेंज हो रहा है, कैसे ये आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ जाएगा। आवास, कमिश्नर आवास की तरफ बढ़ती भीड़, भीड़ पर हालगेट पुल पर गोलीबारी। इसमें कई भारतीय मारे गए, आंदोलन उग्र हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? आंदोलन उग्र, क्योंकि जब कई भारतीय मारे गए तो उसका बदला लेने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप जो है यूरोपियंस पे यानी अंग्रेज़ों पर भी हमला किया गया। कई जगहों पर प्रतिक्रिया हुई इसकी। कोई भी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। प्रतिक्रिया स्वरूप कई अंग्रेज़ों पर हमला, कुछ महिलाएं भी शिकार हुई, महिलाएं भी चोटिल घायल हुई, मारी नहीं गई, लेकिन झड़प में जैसे किसी अधिकारी के ऊपर हमला किया गया और साथ में कोई महिला भी है वाहन में, तो उसको भी चोटें आई। इसमें एक जो है महिला का नाम अभी आगे आएगा, उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसके चोट लग गई थी इस हमले के दौरान में, तो उसका बदला लेने के लिए भारतीयों को किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी वो आप देखेंगे अभी। तो प्रतिक्रिया स्वरूप कई अंग्रेज़ों पर हमला हुआ, कुछ उनके साथ 1-2 महिलाओं को भी चोट लग गई। हालांकि भारतीयों का ज़्यादा नुकसान हुआ, बर्बरता भारतीयों के साथ ज़्यादा की गई, क्योंकि ये निहत्थे थे, अहिंसक थे और अंग्रेज़ों ने इनको बर्बर व्यवहार के तरीके से मारा, पीटा, गोलियां चलाई। बहुत से भारतीय इसमें घायल हुए, मारे भी गए। आंदोलन का कुछ उग्र रूप भी हो गया, लेकिन हिंसक नहीं था, उतने हिंसक नहीं था आंदोलन। और यहाँ पर 12 अप्रैल को एक सभा हुई। सभा के पहले ही 11 अप्रैल को ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।
11 अप्रैल पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। पंजाब में मार्शल लॉ, सेना का शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया और पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, आपको दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। एक व्यक्ति है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस व्यक्ति का नाम है माइकल ओ डायर, M.O. डायर, माइकल ओ डायर। ये वही व्यक्ति है जिसकी हत्या अभी प्रारंभ में मैंने बताई एक व्यक्ति के द्वारा की गई। चलिए इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ डायर नाम से दो व्यक्तियों को स्पष्ट तरीके से याद रखेंगे। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओ डायर। इसी ने क्या किया, इसने मार्शल लॉ लागू किया, मार्शल लॉ लगाया, सेना का कानून लागू कर दिया गया पंजाब में। दूसरा व्यक्ति है सेना का जनरल, अब जिसके नेतृत्व में पंजाब आ गया, सेना का जनरल, इसका नाम है जनरल आर डायर, जनरल आर डायर। ये क्या हो गया, पंजाब। इसी के हवाले कर दिया गया पूरा पंजाब कि आप यहाँ पे शासन प्रशासन को संभालिए और यहाँ पर सेना का कानून लागू कर दिया गया। अब जनरल आर डायर जो है, इसने क्या आदेशित किया, इसने कहा कि मार्शल लॉ पंजाब में लागू कर दिया गया है। ऑफिसेस के बाहर नोटिस लगा दी गई कि कहीं पर कोई भी जनसभा नहीं की जाएगी, जनसभा करने पर रोक इसने लगाई, जनसभा करने पर रोक। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, जनसभा करने पर रोक तो जनरल डायर ने लगा दी, लेकिन इसकी सूचना इस प्रकार से नहीं प्रचारित की गई कि जन जन तक पहुँच पाए। ऐसा नहीं कि हर अखबार में विज्ञापन दिए गए, डुग्गी पीटी गई, घोषणा की गई, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिर्फ ऑफिशियल तौर से इसने कहा कि जनसभाओं पर रोक लगाता हूं मैं, यहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है और ऑफिसेस के बाहर, सरकारी दफ्तरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दी गई। लेकिन उस नोटिस तक तो बहुत कम लोगों की पहुँच थी। जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, ऑफिसेस से कनेक्ट थे, वो लोग तो जान गए कि मार्शल लॉ लागू है, जनसभा पर रोक है, लेकिन आम जनता इससे अनभिज्ञ ही थी कि किस प्रकार का कोई कानून पारित किया गया और ये करने पर रोक लगाई गई है। 11 अप्रैल को ये हुआ। 12 अप्रैल को हिंदू सभा स्कूल में एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा की जाएगी और अपने नेताओं को छुड़ाने का जो है प्रयास किया जाएगा और वहीं पर रणनीति बनाई जाएगी। 12 अप्रैल 1919, इस कांड के एक दिन पहले हिंदू सभा स्कूल, एक व्यक्ति थे हंसराज ने हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग की और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कन्हैया लाल के नेतृत्व में, एक व्यक्ति और हैं कन्हैया लाल की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, ये वही बाग है, बाग में जनसभा होगी। ये इस मीटिंग में जो है डिसाइड किया गया। लेकिन कन्हैया लाल ने अध्यक्षता से बाद में अपना नाम वापस ले लिया। बाद में, पहले तो स्वीकार किया, बाद में
नाम वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा इस जनसभा का। तो फिर बाद में जो है हंसराज ही जलियांवाले बाग में संबोधित कर रहे थे उस समय जब ये घटना हुई। 13 अप्रैल, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने नाम वापस ले लिया। दिन आया 13 अप्रैल, अगला दिन 13 अप्रैल 1919, और ये दिन जो है बैसाखी का पर्व था। ये बैसाखी पर्व 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था। सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी इसी दिन, खालसा पंथ जो है। और बैसाखी का पर्व पंजाब का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के लिए भी लोग अमृतसर में इकट्ठा हो रहे थे। चूँकि ये पर्व था बैसाखी, अमृतसर में लोग आ रहे थे और जनसभा भी थी। इसी वजह से इस जनसभा में आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ गई और 20,000 के लगभग लोग जो है वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। बैसाखी का पर्व था जलियांवाला बाग। जनसभा, यहाँ पे एक जनसभा होने लगी जिसमें लगभग 20,000 लगभग लोग एकत्रित, बड़ा बाग है, एकत्रित। ये लगभग है, आंकड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी सरकार की, वो तो पक्षपात करेगी, इसी वजह से वो सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तहकीकात कमेटी बनाई जाएगी जिसकी रिपोर्ट जो है ज़्यादा सटीक रहेगी। तो जलियांवाला बाग जनसभा में लगभग 20,000 लोग एकत्रित थे। हंसराज नाम के यही व्यक्ति उस सभा को संबोधित कर रहे थे। और वहाँ पर क्या किया जा रहा था, किस लिए ये सभा थी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाले बाग में लोग किस लिए एकत्रित थे। तो अपने नेताओं, कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल, महात्मा गांधी, की गिरफ्तारी के विरोध में थी ये सभा, की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी कि इनको रिहा कराने की रणनीति बनाने के लिए सरकार पे कैसे दबाव बनाया जाए कि इनको रिहा करा सके, इसलिए ये जनसभा जो है वहाँ पर की जा रही थी। और यहाँ पर किसी ने मुखबिरी कर दी, कई तथ्य इसमें कई प्रकार से पेश किए गए हैं। तो किसी ने मुखबिरी कर दी कि यहाँ पर ये सभा हो रही है और पुलिस को सूचना हो गई, जनरल डायर तक ये समाचार पहुँच गया। तो इस सभा में जनरल डायर जो दूसरा व्यक्ति है जिसके प्रशासन में, जिसके अधिकार में ये प्रशासन पूरे पंजाब का रखा गया है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है माइकल ओ डायर है, उसी के आदेश से सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो करने वाला व्यक्ति है वो है जनरल आर डायर, जनरल आर डायर, जिसको जनरल डायर नाम से इसी को कहा जाता है। जलियांवाला बाग, जैसा कि हमने बताया कि इस बाग में पहुंचने के लिए बहुत सकरा मार्ग था। 4-5 फुट एक चौड़ी पतली गली थी जिससे होकर के इस बाग में जाया जा सकता था। अब बाग तो नहीं था, एक उबड़ खाबड़ मैदान था जो चारों तरफ से एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ इस मैदान में अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही चलता हुआ मार्ग था। एक और मार्ग था जो बंद रहता था, जिसमें गेट बंद रहता था, वहाँ से संचालन नहीं होता था। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान बन गए थे, इसीलिए इसकी चारदीवारी को कूद करके भी बाहर नहीं निकला जा सकता था, सिर्फ एक ही मार्ग का प्रयोग किया जा सकता था। जनरल डायर अपनी एक तोप लेकर के जाता है और इस गली में लगा देता है और फिर 50 सैनिकों के साथ में इस बाग में प्रवेश करता है और 2 पंक्तियों में इन सैनिकों को खड़ा करता है, 25 इधर 25 इधर, और उनको फायरिंग करने का आदेश दे देता है। कोई चेतावनी नहीं,
नियम कानून तो ये कहता है कि अगर कहीं पर गोलीबारी करनी है, भीड़ को तितर बितर करना है, तो पुलिस सबसे पहले चेतावनी करती है लाउड स्पीकर से या किसी भी माध्यम से कि आप इस जगह को खाली कर दें। ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब लोग जगह नहीं खाली करते हैं तो पुलिस पहले हवाई फायरिंग करती है, ज़मीन में गोलियां चलाती है। उसके बाद अगर कभी विषम परिस्थिति आती है, भीड़ उग्र हो जाती है, हिंसक हो जाती है, तब जाके आमने सामने फायरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई। सीधे पहुँचते ही जनरल डायर ने आदेश किया कि शूट कर दीजिए और दनादन गोलियाँ चलना प्रारंभ हो गई। 50 पुलिस वालों ने लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। 1650 राउंड गोलियां चली। जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक लगातार गोलियां चलती रहीं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई भी व्यक्ति वहां से निकल के नहीं जा सकता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो वहां से भाग करके निकल गया हो। अगर कोई बाद में बचा तो वो सिर्फ गोलियां समाप्त हो जाने की वजह से बचा। बाकी इनका इरादा तो यही था कि वहाँ से कोई भी बच के नहीं जाएगा। लेकिन गोलियां समाप्त हो गई। 1650 राउंड गोलियां चली और सैकड़ों सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे गए। एक कुआं था, एक उस बाग में एक बीच में कुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दिए। घायल लोग उसमें कूद गए। जिनके गोली लगी वो तो बाहर ही मर गए, घायल उसमें कूद गए। जो घायल नहीं थे अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और दब करके मर गए। घायल उसी में सांस रुक जाने की वजह से मर गए, सफोकेशन की वजह से मर गए, गोलियों से भी मरे। तमाम लोग घायल हो गए। जब गोलियां समाप्त हो गई, जनरल डायर अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां से निकल गया और उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। 2.5 घंटे तक लोगों को गलियों में ढूंढ ढूंढ करके गोलियों से मारा गया। रात होने के बाद में ही वहाँ पर सन्नाटा जब हो गया, जब वहाँ पुलिस नहीं रह गई, तब जाकर के लोगों के परिजन वहाँ पर आए और वहाँ का दृश्य देख करके उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर एक शमशान घाट बना हुआ था, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, चीख पुकार मची हुई थी, रुदन मचा हुआ था। घायल कराह रहे थे मरे हुए लोगों पर। लोग मरे हुए लोगों के नीचे छुपे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। चारों तरफ चारदीवारी में गोलियों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग में जाएंगे तो वहाँ पे हर दीवार में बहुत सारे गोलियों के निशान बने हुए हैं जिनको मार्क किया गया है। जगह जगह पर वहाँ पे नोटिस लगाई गई हैं पत्थरों पे कि कितनी गोलियाँ यहाँ पर चलाई गई, किस दीवार में कितने निशान हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज वो कुआं भी वहाँ पे संरक्षित किया गया है जिसमें 150 से अधिक लाशें उस कुएं से बरामद की गई थी। आप उस मंजर को सोच करके ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिन व्यक्तियों के हाथों में गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई थी, वो असहाय, वो बेबस इंसान गोलियों के सामने भुन रहे थे और उनको भागने तक का एक मौका तक भी नहीं दिया गया। ये होती है गुलामी। इस आज़ाद हवा में सांस लेते हुए व्यक्ति, इन घटनाओं पे हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं, सिर्फ इनको पढ़ सकते हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते। जनरल डायर वहाँ से चला जाता है और इस प्रकार की घटना से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। हर एक अखबार में इसकी बुराई होती है, हर एक नेता की जुबान पे इसका विरोध होता है, लेकिन साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों के कानों तक जूं भी नहीं रेंगती। साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों ने जनरल डायर की पढ़ाई की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की तारीफ़ की गई, उसको सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। 12,000 पाउंड का नगद पुरस्कार उसे दिया गया। उसको एक तलवार सम्मान में भेंट की गई जिस पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिखा था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन की संसद का सदन है। वहाँ पर जनरल डायर, जिसने भारत में इस प्रकार की एक नृशंस हत्या की थी, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उसने गोलियों से भुनवा दिया था, उस व्यक्ति की तारीफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की गई, तो उन व्यक्तियों से आप किस न्याय की उम्मीद कर सकते थे। जहाँ की संसद
इस प्रकार के अपराधी का सम्मान करती हो, उन न्यायालयों से आप उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के न्याय की मांग नहीं कर सकते थे। कुछ एक अंग्रेज़ों ने सिर्फ मौखिक रूप से या अखबारों में लेख लिख करके इस घटना की भर्त्सना की, लेकिन किसी भी विधिक तरीके से जनरल डायर को प्रताड़ित नहीं किया गया, सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन बिना किसी सज़ा के ही व्यतीत किया। जनरल, यहीं से कहानी अगर हम शुरू करें, जनसभा चल रही थी। जनरल डायर और इसके साथ 50 सैनिक बाग में पहुंचे। कुछ पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे, जितनी कहानी मैंने बताई है शॉर्टकट में, ताकि नोट्स पे आपके रहे ये चीज़ें। जनरल आर डायर और 50 सैनिक बाग में पहुंचे। बिना चेतावनी के ही, बिना चेतावनी दिए गोलीबारी कर दी गई, गोलीबारी की गई। 1650 राउंड फायर, 303 मिलीमीटर की जो कारतूस का प्रयोग किया गया, यहाँ पे 1650 राउंड फायर किया गया और 1650 इसलिए गोलियां समाप्त हो गई, गोलियां समाप्त। वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू के दौरान कर्फ्यू लगाया गया। गलियों में भारतीयों को ढूंढ ढूंढ करके शूट करके मार दिया गया। जो भी भारतीय उस बाग की तरफ आता जाता दिखाई पड़ा, उस व्यक्ति को गोली मार दी गई। कर्फ्यू लगाया गया, गलियों में लोगों को गोली मारी गई। जब रात का समय हो गया, रात का सन्नाटा हो गया, वहाँ पे पुलिस नहीं थी, तब जा कर के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे परिजन लोग जा सके। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया। हर एक व्यक्ति, हर एक नेता की जुबान पे यही चर्चा थी, अखबार लेखों से पटे हुए थे। लेकिन ये सब भारतीय अंग्रेजी अखबारों में कुछ एक दो लेखों को छोड़ करके, वो भी बचाव करते हुए, किसी भी अखबार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घटना में डायर को दोषी नहीं ठहराया था। सिर्फ भारतीय नेता और भारतीय अखबारों में उसकी आलोचना या उसको दोषी माना जा रहा था। लाला लाजपत राय ने कहा, लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा, यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं, यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि यह वर्ष सुधारों के लिए भी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में लाए गए थे। लाला लाजपत राय ने कहा कि यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं याद किया जाएगा इतिहास में, इतिहास में इस वर्ष को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इसको काला दिन कहा, और दीनबंधु एंड्रयूज़ जो एक अंग्रेज़ थे लेकिन वो भारत से प्रेम भाव रखते थे, उन्होंने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या की गई है, यानी यह जानबूझ करके की गई हत्या है। ये सभी विचार आपको लिखने भी होंगे और ये सभी विचार आपसे पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं, तो आप इन सभी को आप नोट कर लें। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल वही हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में सांप्रदायिकता या अशांति के जनक के रूप में अपनी पुस्तक में लिखा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि ये काला दिन है, काला दिन। दीनबंधु एंड्रयूज, सभी के विचार आपको अपने नोट्स में लिखने हैं।
और दर्ज करने हैं अपने उत्तर में भी। दीनबंधु एंड्रयूज ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर की गई हत्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहिष्कार आंदोलन में कुछ मनमुटाव हो जाने के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर सक्रिय राजनीति से दूर ही रहते थे। ये अपने शांति निकेतन में शिक्षा के कार्य को बढ़ाते थे और वहीं से अपने लेखों इत्यादि के माध्यम से लोगों में जागरूकता करते थे, लेकिन सक्रिय राजनीति से दूर ही थे। लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसका बहुत कड़ा विरोध दर्ज किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि, सर नाइटहुड जिसको कहते हैं, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी वापस कर दी और ये इनको सम्राट द्वारा 1916 में मिली थी। सम्राट द्वारा 1916 में प्राप्त हुई थी ये उपाधि, उसको वापस कर दिया। सरोजनी नायडू इन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि जो है, कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये इनको 1908 में हैदराबाद बाढ़ में कार्य करने के लिए, बाढ़ के दौरान लोगों की मदद की थी इन्होंने, कार्य के लिए इनको मिली थी कैसरे हिंद की उपाधि। ये सरोजनी नायडू ने वापस कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसे कत्ले आम कहा, कत्ले आम कहकर जनसभाएं की, विरोध में जो है जनसभाएं की कि ये कत्ले आम किया गया है। शंकरन नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर इन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ये तो भारतीय समर्थन में जो व्यक्ति थे उनके विचार हैं, भारत के लोगों के विचार हैं, लेकिन साम्राज्यवादी लोग, अंग्रेज, उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, वो भी तो जानने की ज़रूरत है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या किया गया, अंग्रेजी अखबारों ने क्या किया, और सबसे बड़ी बात है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। ये भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या लोगों के लिए कुछ किया गया, क्या मृतक परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता दी गई, क्या जनरल डायर के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की गई या उसको कोई सज़ा दी गई। ये सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं।